हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बड़ा एक्शन। ट्रंप के कारण कोरिया भारत की शरण में दिखाई ताकत, पीएम मोदी। चलो देखें क्या है ये न्यूज़। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका से धोखा मिलने के बाद अब साउथ कोरिया को अचानक से भारत की याद क्यों आने लग गई है? 22 जुलाई को भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो की आवश्यकता क्यों पड़ने वाली है? अमेरिका ने अगेन भारत को कौन सी गुड न्यूज दी है? और फ्रांस, सिंगापुर और चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत ने कौन सा नया रिकॉर्ड बना दिया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनाई गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के मिलिट्री और एयर बेसिस को निशाना बनाया था। अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की सक्सेस को देखने के बाद अब अभी तक 14 से 15 देश डिमांड नहीं की, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज दे दो। डिमांड थोड़ी कौन होता है वो डिमांड डिमांडेड। तुम कौन डिमांड करने वाले हो भाई? रिक्वेस्टेड बोलो। ने भारत को कांटेक्ट किया है और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने की इच्छा जताई है। राजनाथ सिंह जी ने अपनी स्पीच में डिमांड वर्ड का इस्तेमाल किया है और कहा है कि 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की है। इसका मतलब है कि पिछले 2 महीनों में ये 14 से 15 देश भारत के कांटेक्ट में आए हैं और हमसे ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं एंड आई होप कि उनकी स्टेटमेंट में सच्चाई होगी। हमने पहले फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन किया था एंड अगर हम इन 15 में से 2-3 कंट्रीज के साथ भी ब्रह्मोस की डील साइन करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स को लेकर। दरअसल वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हर साल एक लिस्ट जारी करके बताती है कि दुनिया के कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर कितना ट्रैफिक और पैसेंजर बढ़ गया है और फिर उस आधार के ऊपर एक लिस्ट जारी की जाती है। दुनिया के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल को डेटा भेजते हैं जिनको कंपाइल करने के बाद रिसर्च रिपोर्ट और रैंकिंग्स जारी की जाती हैं। पिछले साल 2024 में दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन से थे, अब ये लिस्ट रिलीज हो गई है एंड अगेन इस साल भी भारत ने रैंकिंग में इंप्रूवमेंट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भारत की राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हो गया है एंड इसको 9th रैंक मिला है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पिछले साल 2024 में 77.8 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 78 लाख पैसेंजर्स ने फ्लाइट पकड़ी है। इस बार हमारा 9th रैंक है, लेकिन लास्ट ईयर हम 10th पोजीशन पे ऊपर थे। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो अमेरिका का। फ्यूचर में चाइना और इंडिया आगे होंगे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। वो तो है, पर मैं देख रही हूँ अभी हर बंदा इंडिया में फ्लाई नहीं करता, मगर जब फ्लाई करेगा तो ऑब्वियस है कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे वो ज्यादा करेंगे। पर मैं देख रही हूँ कि हमारे तो 3 है। देखो, डैलस भी हमारा है, डेनवर भी हमारा है, न्यू दिल्ली भी हमारा है। हमारे तो तीनों के तीनों ही इसमें आए हुए हैं। कमाल है। अटलांटा एयरपोर्ट है जहाँ पर 10 करोड़ 81 लाख लोगों ने फ्लाई किया है। सेकंड के ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और थर्ड के ऊपर अगेन अमेरिका का डैलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है। फोर्थ के ऊपर जापान का टोक्यो एयरपोर्ट है। टॉप 10 में से अमेरिका के 4 एयरपोर्ट्स हैं। इसके साथ ही गुड न्यूज ये है कि पैसेंजर फुटफॉल्स के मामले में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने चाइना के शंघाई एयरपोर्ट, फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट और सिंगापुर और लॉस एंजलिस जैसे एयरपोर्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह है कि साल 2019 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड में 17th पोजीशन के ऊपर था, यानी 6 साल के अंदर ही। ये इसलिए हो रहा है भैया जी क्योंकि हमारे जैसे बड़े सारे लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं और उनको अपने देश से प्यार है तो वो घूमने या मिलने वापस आते हैं, जाते हैं। तो इतना जो है आपको जो बिजिएस्ट लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि हम और हमारे जैसे बहुत ट्रैवल जैसे मैंने कहा था पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा है, एंड ऑफ द डे पॉपुलेशन इंडिया एंड चाइना विल विन। So it is लोग उन्हीं के आसपास जाएंगे। It is because of us. मैं उनके लिए कह रही हूँ जो जिनको कोई मौका नहीं मिलता कुछ बोलने का, वो ढूंढते हैं मौका, उनको बोल रही हूँ। समझ रहे हो ना? अपने वालों को नहीं, जो अपने अच्छे वाले हैं, जो दूसरे वाले हैं। 17 से 9th पोजीशन के ऊपर आ गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक काफी बढ़ रहा है और पैसेंजर्स फुटफॉल भी लगातार कई गुना इंक्रीज हो रहा है। इसलिए नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर। रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी सर ने रेलवे डिपार्टमेंट की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग को चेयर किया था और इसी मीटिंग में देश की सभी ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट करने का निर्णय लिया गया है। इंडियन रेलवेज इस समय 74,000 कोचेस और 15,000 लोकोमोटिव्स ऑपरेट कर रही है और ये सीसीटीवी कैमरास सभी 74,000 कोचेस और सभी 15,000 लोकोमोटिव्स में फिट किए जाएंगे। एक कोच में 4 कैमरास होंगे और लोकोमोटिव्स में 6 कैमरास।
नॉर्दर्न रेलवेज ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था, जिसके बाद पैन इंडिया रेलवेज में अब ये सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। खास बात यह है कि ये जो मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के लिए एआई का भी प्रावधान किया जा रहा है और इसको इंडिया एआई मिशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। और जहां तक प्राइवेसी की बात है तो एक कोच में 4 कैमरे लगाए जाएंगे जो कि एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर लगेंगे एंड ऐसे फिट किए जाएंगे कि प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हुए सोते हुए या फिर बैठे हुए पैसेंजर्स की पिक्चर बिल्कुल नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, जहां पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर पाकिस्तान को इस समय प्रेसिडेंट चेयर के ऊपर बैठने का मौका मिला है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी प्रेसिडेंसी का फायदा उठाते हुए कश्मीर मुद्दे को जरूर उठाएगा, ठीक वैसे ही होने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसका टाइटल है पाकिस्तान डर्टी ट्रिक एट यूएनएससी अटेम्प्ट्स बैकडोर पुश फॉर कश्मीर इशू एज पैनल चेयर। दरअसल पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में एक ओपन डिबेट कंडक्ट करवाएगा जिसमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर दुनिया के जो भी अनरिजॉल्व ग्लोबल डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग देशों के बीच जो भी डिस्प्यूट्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए और क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के सभी देश आपस में चर्चा करेंगे और डिबेट और डिस्कशंस करके उन सभी अनरिजॉल्व इश्यूज को सॉल्व करने का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये जो अनरिजॉल्व ग्लोबल इश्यूज हैं, वैसे तो इसमें इजराइल पैलेस्तीन, रशिया यूक्रेन, टर्की साइप्रस या फिर अर्मेनिया अजरबैजान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा से कश्मीर मसले को भी इसी कैटेगरी में डालती है और यूनाइटेड नेशंस और अलग अलग कंट्रीज के पास जाकर इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान ने कहा है कि अनरिजॉल्व ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर डिबेट के साथ हम ये अर्ज करते हैं कि सभी सदस्य देश पीसफुल तरीके से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करें, यानी शांतिपूर्ण ढंग से सभी मसलों का निपटारा हो। पाकिस्तान यहाँ पर इनडायरेक्टली कश्मीर मुद्दे को सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट तक लाना चाहता है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय जुलाई महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, जिसके चलते डिबेट और रेजोल्यूशन लाने की पाकिस्तान के पास पावर भी है। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में लाएगा तो कौन कौन सा देश इसके ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अगर भारत और जम्मू कश्मीर को मेंशन नहीं करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने रेजोल्यूशन और अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर के नाम का इस्तेमाल करता है या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को बीच में लाने की कोशिश करता है तो फिर भारत को ये रेजोल्यूशन पास होने से रोकना होगा एंड उसके लिए भारत को बस एक वीटो के वोट की जरूरत होगी। एंड अगर वो सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो कौन सा देश होगा जो भारत के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने के लिए। अब ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार खुद ही 22 जुलाई को सिक्योरिटी काउंसिल में इस डिबेट को होस्ट करने के लिए आ रहे हैं। हमें 22 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर और ये न्यूज थोड़ा सा अपसेट करने वाली है। रिसेंटली जो राजस्थान में ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ था और 2 पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद ये न्यूज मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले 30 सालों में इंडियन एयरफोर्स के क्रैशेस में अभी तक टोटल 534 एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स लूज हो गए और 152 पायलट्स इन सभी क्रैशेस में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो क्रैश हुए हैं वो मिग 21 फाइटर जेट्स के हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ मैंगो डिप्लोमेसी को कंटिन्यू किया है। दरअसल बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हर साल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बांग्लादेश के स्पेशल वैरायटी के प्रीमियम आम भेजा करती थी एंड अब शेख हसीना के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी ये प्रैक्टिस भारत के साथ कंटिन्यू करते हुए 1200 केजी आम भारत की सरकार को भेजे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साह को भी ये मैंगोज की कंसाइनमेंट भेजी गई है। वैसे बांग्लादेश का बॉर्डर भारत की 2 स्टेट्स के साथ लगता है, मेघालय और असम। इनको बांग्लादेश की सरकार ने कोई आम नहीं भेजे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका की FBI ने 8 खालिस्तानी एलिमेंट्स को अरेस्ट किया है जो भारत में कई सारे क्राइम्स और आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल थे। ये लोग न सिर्फ भारत में क्राइम करवाते थे बल्कि अमेरिका में भी क्राइम कर रहे थे और FBI ने किडनैपिंग और टॉर्चर के केस में इनको अरेस्ट किया है। इनमें पवित्र सिंह बटाला का भी नाम शामिल है जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एसोसिएट है और NIA कई सालों से इसकी तलाश कर रही थी। पवित्र सिंह बटाला के साथ साथ दिलप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, अशप्रीत सिंह, मनप्रीत रंधावा, सरबजीत सिंह, गुरतेज सिंह और विशाल नाम के व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। भारत की NIA अब FBI के साथ कांटेक्ट में आ गई है और इन खालिस्तानियों को अब जल्दी से भारत लाकर यहाँ पर इनकी सेवा पानी और खातेदारी की जाएगी। ये भारत के बाद अब अमेरिका में भी जाकर वहाँ पर क्राइम्स करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुशी खुशी इनको डिपोर्ट करके भेजेंगे और रिसेंटली एक और खालिस्तानी को FBI ने भारत को डिपोर्ट करने का फैसला किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। हम अपने चैनल के ऊपर डिफेंस न्यूज को काफी ध्यान से कवर करते हैं। कई बार न्यूज काफी तड़कती भड़कती होती है जिससे व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन वो बाद में फेक न्यूज निकलती है। पिछले कुछ समय से भारत के YouTube चैनल्स के ऊपर एक न्यूज काफी वायरल हो रही थी जिसमें ये दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेस मिलने के बाद भारत और रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे और रशिया इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करेगा। लेकिन अब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने इस न्यूज का खंडन किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डिफेंस सेक्रेटरी राकेश कुमार सिंह सर
जिन्होंने अनाउंस किया कि भारत एक फ्रेंडली कंट्री से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने अब ये बताया कि रशिया के साथ मिलकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का भारत का कोई भी प्लान नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि रशिया 2026 तक S-400 की डिलीवरीज को कंप्लीट कर दे। ये डील 2018 में साइन हुई थी, यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्शन की वो सारी न्यूज फेक न्यूज थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है साउथ कोरिया और भारत को लेकर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पुराने अलाइज जापान और साउथ कोरिया के ऊपर भी 25% के टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जो कि 1 अगस्त के बाद से लागू होंगे। अमेरिका से धोखा मिलने के बाद साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड की दूसरी मेजर कंट्रीज के साथ अपने टाइज और रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इस ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम में साउथ कोरिया ने 4 देशों को चुना है, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन को कंबाइंड। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इन चारों के साथ ट्रेड, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मजबूत करने के लिए नई डील्स और नए एग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया है। इसमें साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने भारत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए साउथ कोरिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किम बू क्यूम की अगुवाई में एक डेलीगेशन भारत भेजा है। आज ये टीम भारत आएगी और भारत के साथ बायलैटरल और मल्टीलेटरल टाइज को अपग्रेड करने के ऊपर चर्चा करेगी। साउथ कोरिया का कहना है कि भारत उनके लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए भारत के ऊपर उनका स्पेशल फोकस रहेगा। इसलिए इनसे पूछो, इतने सालों से नहीं दिखा था भारत का। जब यूएस ने डंडा मारा तब इनको याद आया, ओ भारत हमारा बहुत स्पेशल फ्रेंडा हो गया है। वही काम ऑस्ट्रेलिया ने किया। वो बता रही थी ना, मैं एक वीडियो की थी हमने जिसमें दिखा रहे थे कि भैया ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन यूएसए को दिखा रहा है, पता नहीं क्या था, अजीब सा ही कुछ था स्टेटमेंट। तो तब मैंने लॉजिकली सोच के, जबकि मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने वो न्यूज़ पढ़ी ही नहीं थी और यहाँ वो उस टाइप की न्यूज़ आई ही नहीं है। कुछ न्यूज़ ये थी कि ट्रंप ने जो है उनसे पूछा है दोनों कंट्रियों से कि तुम चाइना वॉर के टाइम क्या साथ दोगे कि नहीं दोगे, ऐसा कुछ अजीब सा ही था। मैं कहा चाइना वॉर के टाइम हमें तो ताइवान वॉर पर उन्होंने चाइना वॉर लिखा था, शायद चाइना कुछ लिखा था शायद, मुझे पूरा भी याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई ये मैंने उसके बाद सर्च भी करने की कोशिश की कि न्यूज़ कहीं है यहाँ यूएसए के कहीं पे, या कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसमें ट्रंप ने कुछ बोला हो, पर मुझे मिला नहीं। पर ये ज़रूर मुझे मिला जो मैंने अपने अंदाजे से कॉमन सेंस यूज़ करके बताया था कि भैया ऑस्ट्रेलिया इसलिए चाइना गया होगा क्योंकि यहाँ पे टैरिफ लगा रहे होंगे और उसको अब टैरिफ से जो नुकसान हो रहा है वो कोशिश कर रहा है मैं कोई डील्स चाइना से कर लूँ ताकि वो जो नुकसान है वो मेरा उसकी भरपाई और जो भी बोलते हैं वो हो जाए। और वही न्यूज़ निकली कि मैंने कहा देखूं तो पता चला हाँ टैरिफ बढ़ाए हैं 25% इन कंट्रीज। और ये साउथ कोरिया का भी यही स्टोरी है कि टैरिफ बढ़ाए हैं तभी वो इंडिया के पास आया। किसी पे टैरिफ बढ़ाने का लगाने का मतलब ये नहीं होता कि उसे धोखा दिया है, उसको ये है कि इक्वल किया है कि अगर तुम यूएस पे लगाते हो टैरिफ तो तुम्हारे पे लगेंगे। धोखा तो ये कंट्रीज दे रही थी, करेक्टली स्पीकिंग तो ये बोलना चाहिए ये लोग कितने सालों से यूएसए को धोखा दे रहे थे, जिनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं वो यूएसए को धोखा दे रहे थे कि तुम्हारा माल हम नहीं आने देंगे अपने देश में, पर अपना माल हमें। मैं वैसे बोलूँ अगर हाँ एग्जैक्टली यूएस जो है अब उनको एक ही लेवल पे लेके आ रहा है। और इससे दिख रहा है कि यूएसए कोई ऐसा नहीं कि किसी दो दुश्मनों के साथ कर रहा है, वो इक्वल है। दोष दुश्मन जो भी हैं जिन्होंने गलत किया हुआ है, मिसयूज कर रहे थे, फायदा उठा रहे थे यूएसए का, वो उसी के साथ इक्वल वही कर रहा है कि तुम 100 लगाओगे तो हम 100 लगाएंगे, तुम नहीं लगाओगे तो हम भी नहीं लगाएंगे, यही बात हो रही है। और ये जो आया है यहाँ पे वो भी इसीलिए आया है कि भैया जो हमारा नुकसान होने वाला है यूएसए की वजह से यहाँ से ट्रेड कर लें। उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दी है। साउथ कोरिया अमेरिका के ऊपर काफी डिपेंडेंट था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा झटका दिया है कि साउथ कोरिया अब अमेरिका के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अब बाकी कंट्रीज के साथ टाइज को मजबूत कर रहा है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। वही जो मैंने बोला एंड में इन्होंने भी यही बोल दिया। तो वही है कि आप न्यूज़ किस तरह से प्रेजेंट करते हो। कई लोग ऐसे न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे थे, ओ उसने तो दिखा दिया कि वो पता नहीं क्या बोला था। मैं तो सुन के हैरान हो जाती हूँ कि बात का क्या बतंगड़ कैसे बनाते हैं और या तोड़ मड़ोड़ क्या करते हैं, वो देख के तो आई वाज सो सरप्राइज्ड। पर एनीवे इसमें न्यूज़ काफ़ी सारी थी, बहुत सारी न्यूज़ थी और बहुत कुछ हो रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या होएगा। मैं तो इतनी सारी सुन के ही कंफ्यूज हो गई कि बीच में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। बीच बीच में बोल दिया है वैसे हमने, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।